ठीक है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड वेब सर्वर थ्रू अ सेट ऑफ वेब पेजेस that are generated at the server end or contain script code to be executed dynamically within the client web browser. Through the web application input certain security policies, they are vulnerable to various attacks such as SQL injection, cross-site scripting, session hijacking, and etc. Web technologies such as Web 2.0 provide more attack surface for web application exploitation, and web application Web 2.0 technology are invariably used to support critical business functions such as CRM, SCM, and etc. improve business efficiency. यहाँ पर आप देखोगे कि दो चीज का मतलब वेब सर्वर और यूजर के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, जो इंटरफेस होता है। और इसमें आप देखोगे कि इसमें वेब टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं अपने वेबसाइट्स पे, जो हम अभी करेंटली देखते हैं, वो वेब 2.0 कहते हैं उसको। अब वेब 1.0 और 3.0 कहाँ है, ये भी है। अगर देखा जाए तो वेब 1.0 केवल एक स्टैटिक पेज को हम लोग बोलते हैं जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है ज़्यादा। अब वेब 2.0 में हम ज़्यादा फीचर्स लाते हैं, उसको हम वेब 2.0 कहते हैं। और वेब 3.0 उसको कहते हैं जो कि अब आ चुका है बिटकॉइन जैसे चीज़ों को। ठीक है, तो उसको हम इन्वॉल्व करेंसी वाले जितनी भी प्लेटफॉर्म होंगी, वेब 3.0 होगा। अगर हम थोड़ा गूगल करते हैं वेब 3.0 वेबसाइट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब क्रिप्टो वाले ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस है और ब्लॉकचेन से रिलेटेड है ये। ठीक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेब 2.0 ऐप में क्या देखने को मिल रहे हैं वेबसाइट्स, और इसके बाद वेब 3.0 में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा फीचर, जो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर और चीज़ें हैं इसमें, तो ये तो डेवलपमेंट की साइड की चीज़ें हो गई, हमें इतना डीप में नहीं जाना है। बट ये जानना है, नॉलेज लेना है कि हाँ, ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन वर्ड है और इसमें ज़्यादा फीचर्स आए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, और आगे हम देखते हैं। और इसमें वेब 2.0 में जब फीचर्स आते हैं तो यहाँ पर अटैक सरफेस भी बढ़ता है। जैसे हमने कुछ वनएबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, देखा था, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और भी है जैसे कि फाइल अपलोड है। तो उस टाइप्स के अटैक्स को हमने परफॉर्म करके देखा था। ठीक है, तो इसमें भी वही है। और आगे देखते हैं क्या है। तो वेब 2.0 के एप्लीकेशंस यहाँ दे रखे हैं क्या है। वेब 2.0 refers to generation of a web application that provide an infrastructure for a more dynamic user participation, social interaction, and collaboration. It offers a various features such as in interoperability, advanced gaming, and dynamic as opposed to static site content. User-centered design, social networking site Flickr, Facebook, and Dell.io.us, Wikias and other collaborative application, Google Base and other free web services and Google Map। तो आई थिंक ये कुछ बताया है कि इसमें कुछ एडवांस गेमिंग और स्टैटिक वेबसाइट को थोड़ा सा डायनेमिक बनाना, और कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट दे रखा है जो कि वेब 2.0 में है, जैसे मैंने अभी इमेज में थोड़ी देर पहले दिखाया था। ठीक है, फिर कोलैबोरेशन ऑन वेब, ऑनलाइन ऑफिस सॉफ्टवेयर, गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट लाइट, इंटरैक्टिव इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, क्लाउड कंप्यूटिंग वेबसाइट एंड सच एज amazon.com। ये सब हमारा वेब 2.0 में है। इंटरैक्टिव डेटा शेयरिंग में क्या है, फ्रेमवर्क याहू, यूआई लाइब्रेरी, जेक्वेरी, मोबाइल एप्लीकेशन आईफोन में, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एजेक्स, जीमेल, यूट्यूब, एंड ब्लॉक में वर्डप्रेस। तो ये जितने भी हमने बताए हैं अभी, ये सब वेब 2.0 में आते हैं।
ओके, फिर वल्नरेबिलिटी स्टैक्स क्या है ये देखते हैं हम। तो वल्नरेबिलिटी स्टैक वही जैसे अब हम देखा होगा कि आपने हमारा OSI मॉडल होता है वैसे ही 7 लेयर है, वैसे यहाँ पे भी मेरा 7 लेयर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर 1 पे रखा गया है इसको सिक्योरिटी IDS IPS। फिर इसके बाद आपका आता है नेटवर्क, राउटर एंड स्विच। फिर देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज एंड लिनक्स एंड OS। फिर इसके आता है वेब सर्वर, अपाची, माइक्रोसॉफ्ट, जो इसके पहले वाले मॉड्यूल में हमने देखा था। ठीक है, फिर आता है आपका डेटाबेस, ओरेकल, MySQL, MS SQL, तो ये डेटाबेस आता है। फिर उसके बाद ओपन सोर्स, कमर्शियल एंड बिजनेस लॉजिक फॉर टेक्निकल वनएबिलिटी। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, लेवल 4 से शुरू करते हैं। अगर किसी नेटवर्क में एंटर करते हैं तो हम लोग किसी पहले फायरवॉल वगैरह को बाईपास करते हैं या वहाँ पे ट्रिक करते हैं, तो जाके हम एंटर करते हैं कि भाई कौन सा सर्वर यूज़ किया जा रहा है, कौन सा विंडोज़ यूज़ किया जा रहा है। तो अलग अलग मेथड से हम लोग उसको क्रैक करते हैं। ओके, फिर आता है आपका वेब एप्लीकेशन अटैक मेथडोलॉजीज। अब इसके मेथडोलॉजीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मेथडोलॉजीज क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, जैसे हमने आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मतलब फुट प्रिंटिंग में हमने करके बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर, बस यहाँ स्पेसिफिक बता दिया गया कि आपको वेब के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन वेब एप्लीकेशन हैकिंग। It helps attackers to select a victim and identify vulnerable web applications. Server discovery the physical server that hosts a web application. Okay, फिर service discovery discover the service running on a web server that can be exploited as a attack path for a web app hacking. Server identifications grab server banner to identify the make and version of the web server software. Hidden content discovery extract the content and functionality that is not directly linked or reachable from the main visible content. तो ये जितने भी बताए हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कवरी करते हैं सर्वर का, ठीक है, फिर क्या उसके अंदर चल रहे हैं, वहाँ पे एंड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, बैनर ग्रैबिंग करते हैं। ठीक, कुछ हिडन फाइल अगर है उस वेबसाइट में तो उसे हम फजिंग करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड होता है स्टार्टिंग से। ठीक है, सर्वर डिस्कवरी में आप जैसे हुईस लुकअप का हम देखते हैं, DNS इनोग्रेशन का इंटरग्रेशन करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही करके दिखा चुके हैं फुट प्रिंटिंग में, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करने को रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हम किसी वेबसाइट पे ही देखने को मिलता है कि भाई वेबसाइट पे ही हम देखेंगे कि वेबसाइट किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ISP क्या है, SN नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। ठीक है, फिर आता है हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे Nmap है, नेटस्कैन टूल प्रो है, सैंडकैट ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसमें हम आपको Nmap बता चुके हैं कैसे यूज़ करना है और इसी को लेके चलना भी है आपको। ठीक, इसके लिए ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है Nmap, आप इसको सीखो। इसके बाद कुछ HTTP सर्विस बता रखे किस पोर्ट पे क्या रन करता है। ठीक है, तो ये तो आप देख लेना, वैसे तो कुछ कॉमन दे रखे हैं, जैसे 80 है, 81 है, 88 है, SSL के HTTPS के 443 है। ओके, तो बाकी भी जैसे टॉम कैट 8005 पे चलता है। तो ये पोर्ट पे क्यों है, मतलब ये इसकी नीड क्यों है भाई, जैसी रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की वैसे हम पोर्ट पे इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोर्ट यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज जो होती है। फिर होता है आपका वही सर्वर आइडेंटिफिकेशन, बैनर ग्रैबिंग, एनालाइज द सर्वर रिस्पॉन्स हेडर फिल द टू आइडेंटिफाई द मेक मॉडल एंड वर्जन ऑफ द वेब सर्वर ऑफ द सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर ऑफ सॉफ्टवेयर। सिंटैक्स कुछ इस टाइप का है, URL then IP address or it is run a command C client host or target host and then port number, then open ssl.exe, type get or /HTTP 1.0 to get server information,
बैनर ग्रैबिंग टूल, टेलनेट, नेटकिन, एनआईडी सर्वर, नेटक्राफ्ट। तो यहाँ पे कुछ मैनुअली बता दिया, बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेटकैट का यूज़ कर सकते हैं, टेलनेट का यूज़ कर सकते हैं, आईडी सर्फ का और नेटक्राफ्ट का भी। तो बैनर ग्राबिंग हम बफसूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बैनर ग्राबिंग, बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है। फिर डिटेक्टिंग proxy determine the whether your target is site is routing your request through a proxy server. Proxy server generally add a certain header in the response header field. Use trace method of HTTP 1.1 to identify the change in the proxy server made to the request. तो अगर हम प्रॉक्सी करते हैं किसी पैकेट को, या आप रिक्वेस्ट को जब आप भेजते हो, तो वहाँ पर रिस्पांस में आपका एक हेडर ऐड हो जाता है। ठीक है। तो जब आप बफसूट में आपको ये देखने को मिल सकता है, बफसूट आप हर टाइम यूज़ करोगे, मतलब ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट अगर आपको देखना है तो बफसूट में आप उसको इंटरसेप्ट करा के उसके प्रोसीड करना। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम टोकन पासवर्ड रिसेट करते हैं, तो मे बी वहाँ पर बफसूट में देखने को मिल जाता है। ओके। तो इसलिए उसको यूज़ करना बेनिफिशियल हो जाता है, और हमेशा यूज़ करना चाहिए। उससे उससे ही एक तरह का कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और वो बहुत बड़ा टूल है, मतलब बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन और वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आपका आता है डिटेक्टिंग वेब ऐप फायरवॉल। तो WAF को वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये भी पूछता है भाई, बहुत जगह की WAF है क्या, तो आप सिंपल बता सकते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है। Prevent a web application attack by analyzing the HTTP traffic. Determine the whether your target site is running web app firewall in the front of and web application. Check the cookie response of your request because most of the WAF add their own cookie in their response. Okay. The use WAF detect a tool such as WAF webhooks to find the which WAF is running in the front of application. तो आई थिंक ये टूल है, इसको देखते हैं थोड़ा। ओके। आई थिंक ये टूल है इनेबल सिक्योरिटी, आई थिंक लिनक्स में भी है ये पहले से। और इसको कैसे हमको यूज़ करना है हम इसको देखते हैं। ठीक है। ओके। हम इसको रूट कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। तो ये टूल अगर है इसमें, हाँ जी ये है टूल, और इस पे हम दे देते हैं वेबसाइट का नाम। तो हमें इससे फायरवॉल का डिटेक्शन का पता चले, मतलब फायरवॉल पता चलेगी कौन सा फायरवॉल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे फायरशैक के पीछे एक फायरवॉल है जिसका नाम है क्लाउड फ्लेयर। ठीक है। WAF नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू। ठीक है। और कोई वेबसाइट देखना है जैसे कि आप समझो पेटीएम। ठीक है। paytm.com के भी पीछे क्लाउड फ्लेयर चल रहा है। चलो ठीक है, गूगल के पीछे हम देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर गूगल का हमें नो डिटेक्ट बताया है, कोई इशू नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट का चेक करते हैं, फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो हमें ये चेक करके बताएगा।
कुछ एरर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई वेबसाइट देखते हैं, डेल.com। ठीक है, अकामाई का आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल.com पे यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे आप डिटेक्ट कर सकते हो इस टूल के यूज़ करके। ओके। यस। ओके, फिर आता है आपका हिडन कंटेंट डिस्कवरी। तो डिस्कवर द हिडन कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी that is not reachable from the main visible content to exploit user privilege within the application. It allow an attacker to recover a backup copies of live file and configuration file and logs containing sensitive data backup, archive the containing snapshot of a file within the web root, new functionality which not linked to the main application, etc. बेसिकली क्या होता है कि हम वेबसाइट को जब हम अपडेट करते हैं तो उसका एक पहले आर्काइव बना लेते हैं, बैकअप बना लेते हैं, है ना। तो उसको वेबसाइट पे ही मतलब कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। ठीक। अब जैसे हमने वेबसाइट को अपडेट किया तो वो जो हमने पहले वाली जो वेबसाइट की बैकअप फाइल थी तो वो कहीं स्टोर है। क्या पता उसमें कुछ क्रेडेंशियल हो, क्या पता कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, या बहुत सारी ईमेल आईडी, यूज़र नेम या कस्टमर के डेटा हो उसमें। अब हमने कुछ मेथडोलॉजी लगाया, फजिंग किया, जो हमने फज करके आपको कभी दिखाया भी है। फजिंग किया उसको, मतलब डायरेक्ट बूट फोर्स डायरेक्टरी किया हमने। तो हमें कुछ ऐसे यूआरएल्स मिले जो कि वहाँ पर हमें देखने को मिल गए। तो वो हम जो बैकअप फाइल था वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट कहो आप उसको, बैकअप कहो। ठीक। आप वहाँ से अगर वो दिखता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ईजिली नहीं मिलता है, बट अगर ट्राई करो तो ये मिल भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। फिर वेब स्पाइडरिंग क्या है? वेब स्पाइडरिंग ऑटोमेटिकली discover the hidden content and functionality by parsing the HTML from the client side JavaScript request and response. तो वेब स्पाइडरिंग टूल वास्प जे, अट्रैक्ट प्रॉक्सी, बर्बसूट, वेब स्क्रैप। तो ये सारे कुछ टूल्स है जो कि वेब स्पाइडरिंग करते हैं। मतलब कि एक यूआरएल को क्रॉलिंग टाइप का कह सकते हैं, कि मतलब जितनी वेबसाइट में यूआरएल जनरेट होंगी उसको पूरा क्रॉल करना, मतलब वन बाय वन वो वहाँ पर आपको शो करके देगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ा 2 मिनट में। तो जैसे यहाँ पे मैंने वास्प जैप कर रखा है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक। ये ओपन होगा हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं, और यहाँ से हम देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन है। यहाँ पे स्कैन के लिए हम कोई यूआरएल देते हैं। अब यूआरएल में हमारा क्या होगा, वही डेमो पेज हमारा। ठीक है, टेस्ट पीएचपी वन वेब, इसको मैं किया इंटर और अटैक किया। अब देखो यहाँ पे स्पाइडरिंग देखो क्या कर रहा है। जितनी यूआरएल थी वो देखो, यहाँ है ना टैब बना हुआ है स्पाइडर, है ना। यहाँ पे जो भी गेट रिक्वेस्ट है, पोर्ट रिक्वेस्ट है, किस टाइप के फॉर्म है, वहां पर जितनी पॉसिबल यूआरएल हो सकती है उतनी पॉसिबल यूआरएल को ये क्रॉल करता है। ठीक। तो देखो इतने सारे आ रहे हैं, क्रॉल पोस्ट आ रहे हैं। और अब जैसे ये रेड वाले, तो ये रेड वाली वेबसाइट आई थिंक इन इसकी नहीं है, इसलिए रेड दिखा रहा है। यहाँ पे भी दिखा रहा है रेड। ओपन नहीं होता like ये जो आ रहा है क्या पोस्ट चीज? गेट, पोर्ट क्या? एंड गेट ओपन नहीं होता गेट नहीं और उसके पोस्ट? इसके सामने जो यूआरएल है। ये ओपन करना है। हाँ ओपन होता है ना। हाँ, तो ओपन ओके। होगा। तो आप ओके। इसे अब यहाँ पे ये स्पाइडरिंग होगा, आपका केवल क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद ये तो देखो टूल की बात कर रहे हैं, मेथड तो बहुत सारे हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे अलर्ट में आकर के, जो भी अगर इसको वनएबिलिटी मिलेगा वो आपको अलर्ट में आके पेस्ट कर देगा। ठीक है,
तो ये ओके। काम करता है। अगर आप इसको अगर कॉपी करने की कोशिश करो तो आई थिंक ये कॉपी होता है। हाँ, हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये हो जाएगा। ठीक। ओके। और गेट पोस्ट जो है, गेट आपको मैंने बताया कि गेट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि एचटीटीपी में हम यूज करते हैं यूआरएल के थ्रू भेजने की डेटा। ठीक है। अब पोस्ट डेटा में क्या होता है कि आपका एक एज अ फॉर्म में डेटा कुछ जाता है। मतलब अगर हम रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे तो मे बी कैप्चर आपका गेट वाला जल्दी हो सकता है, क्योंकि यूआरएल इजीली कैप्चर कर सकते हो उसमें, अगर कोई बीच से इंटरसेप्ट कर रहा है। बट पोस्ट वाले को मे बी वो इनकोड होकर के जाएगा। ओके। ठीक है। यस। तो देखो यहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा है, जो हमारा इस वेबसाइट से रिलेटेड नहीं उसको रेड कर दे रहा है, देखो आप, है ना। जो भी इसके अंदर इंटरनल मतलब लिंक कहीं बने होंगे तो उसको आउट ऑफ स्कोप कर दे रहा है, देखो। यस। तो ये चीज ये करता है। और अब जैसे कि यहाँ पे देखो वनएबिलिटीज को भी फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, जो भी जैसे मीडियम लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल, तो उस टाइप की वनएबिलिटीज फाइंड कर रहा है। ठीक है। और भी क्रिटिकल फाइंड करेगा अभी। टाइम लगता है इसमें थोड़ा, ऑटोमेशन स्कैनिंग में, तो ये आप कर सकते हो। ठीक। तो ये वास्प जेप ट्रैक अटैक प्रॉक्सी, बफसूट भी हमने देखा है, बफसूट में भी ये फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। फिर आता है आपका अटैकर डायरेक्टर स्पाइडरिंग। तो अटैकर एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी एंड यूजेस इन इंटरसेप्टिंग द प्रॉक्सी टू मॉनिटर आर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि जितनी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, और सारे फंक्शनैलिटी को आप इंटरसेप्ट करो, उसके उसको चेंजेस करो आप। ठीक है। उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप चेक करो कि क्या वो मतलब क्या रिएक्ट कर रहा है वेब पेज। ये सबसे जरूरी होता है इसमें। द इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी processes all the application response and report the content and functionality is discovered। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हम करते हैं बफसूट के थ्रू। ठीक है। वास्प जेड अटैक प्रॉक्सी के थ्रू। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम थोड़ा सा और बग बाउंड्री की तरफ मूव ऑन करते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा और डीप में हम देखते हैं। ठीक है। इसके बाद अब आपका आता है बफ बूट फोर्सिंग। तो यूज ऑटोमेशन टूल सच एज बफसूट टू मेक अ हर्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर इन ऑर्डर टू गेट द नेम्स और आइडेंटिफायर और हिडन कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी। तो ये बफसूट ये काम करता है। हम वहाँ से बफसूट से बूट फोर्सिंग भी कर देते हैं। ठीक है। फिर वेब स्पाइडरिंग यूजिंग बफसूट। कॉन्फ़िगर योर वेब ब्राउजर टू बफ यूज एज अ लोकल प्रॉक्सी and access the entire target application visiting every single link and URL possible and submit all the application forms and available, and browse the target application with JavaScript enable and disable and with cookies enable and disable. Check the sitemap generated by Burp proxy. Identify a hidden application content of function. Continue this step recursively until no further content for functionality is identified। तो यहाँ पर वही सिंपल अगर देखा जाए तो इसमें बफसूट में हम स्पाइडरिंग की करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक स्पाइडरिंग आपका प्रो वाले वर्जन में होता है, आई थिंक। ठीक है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक बार आप चेक करना कि स्पाइडरिंग प्रो में है या आपका कम्युनिटी एडिशन में है। ओके। फिर आता है आपका अटैकिंग वेब सर्वर। तो स्कैन द सर्वर नोन vulnerability यूजिंग माई एनी वेब सर्वर vulnerability scanner such as launch a web server attack to exploit identify vulnerabilities टूल जैसे कि URL scan, zone access, Kubernetes vulnerability, web इंस्पेक्ट है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आपका vulnerability scanner है। ठीक है।
तो निक्टो हमने बताया है, यूआरएल स्कैन बताया है, नेक्सस नहीं बताया है, ये भी एक वेब है, थोड़ा सा बड़ा टूल है। एक्ोनेटिक्स वेब से रिलेटेड टूल है। ठीक है, तो ये सब सब टूल ही हैं, तो टूल अब देखना कैसे इसको रन करते हैं। ठीक, ये सब सब प्रीमियम कुछ है इसमें से। ओके, फिर आपका आता है लॉन्च ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस डॉग अगेंस्ट द वेब सर्वर। तो यहाँ पे बताया किससे आप कर सकते हो, जैसे कि हमने एचपिंग से बताया है, एलओआईसी से बताया, एक्सओआईसी जो था हाई ऑर्बिट वाला वो है, सिंक फ्लडिंग हमने करके दिखाया है आपको। इसमें से जो जो बहुत मेन था वो मैंने करके आपको दिखा दिया है। फिर एनालाइज द वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एनालाइज करने की बात आ रही कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है। ओके, अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए सबसे सिंपल आपके लिए ये है वेपलाइजर, सबसे बेस्ट है। आप इसका टेक्नोलॉजी समझ सकते हो कि इस पे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। ओके, फिर आया है वही सेम चीज़ है, और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश किया, जैसे कि आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट एंट्री पॉइंट फॉर अ यूजर इनपुट। मतलब भाई कि एग्जामिन करना है यूआरएल को, एचटीटीपी हेडर को, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को, पोस्ट डेटा को, एंड कुकी टू डिटरमाइन द ऑल यूजर इनपुट फील्ड। अब जहाँ भी हमें इनपुट फील्ड दिखेगा वहाँ हम टेस्ट श्योरिटी के साथ करेंगे कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, वो कुकी पैरामीटर ही क्यों ना हो, वो पोस्ट डेटा ही क्यों ना हो, कोई स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, कोई एचटीटीपी हेडर ही क्यों ना हो, हम वहाँ सारे जगह इनपुट जहाँ होगा वहाँ हम चेक जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द एचटीटीपी हेडर पैरामीटर दैट कैन बी processed by the application as a user input such as user agent, refer, accept language and host header। तो आपने देखा था कि कंटेंट टाइप भी था, जो हमने कल जहाँ से चेंज किया था एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन को हमने क्या बना दिया था, इमेज बना दिया था। ठीक है, इमेज स्लैश जेपीजी। ठीक है, तो वहीं आप उसी जगह आपको देखने को मिलेगा यूजर एजेंट, रेफर, एक्सेप्ट लैंग्वेज और होस्ट हेडर। तो ये चीज़ें सारे देखने को मिलेगा आपको वहीं उसी जगह पर। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है। यूजर एजेंट का बेसिकली आप इसके लिए होता है कि जैसे आप क्या यूज कर रहे हो, ब्राउजर यूज कर रहे हो या मोबाइल फोन का ब्राउजर यूज कर रहे हो या मैक ओएस यूज कर रहे हो, सर्वर को आप बताते हो कि हम किस एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब किसके थ्रू हम एक्सेस करने की हम वेबसाइट को कर रहे हैं, तो यूजर एजेंट वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रेफरर, जैसे हम रेफरर करते हैं किसी को वेबसाइट कि भाई होता है ना कि आपको रेफर करो तो इतने प्राइस मिलेंगे या मनी मिलता है, तो वो रेफरर वाला यहाँ भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे एक रेफरर का हेडर ही आ जाता है, मतलब एक पूरा लिख करके कि आप इसके थ्रू इस पेज पे आए हो। ठीक है, एक्सेप्ट इनकोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पर एक्सेप्ट लैंग्वेज है, मतलब वेबसाइट कौन कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे होस्ट हेडर्स है कुछ। ठीक है, हेडर्स वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। फिर determining the URL encoding technique and other encryption measure implemented to secure the web traffic such as SSL। ठीक है, तो इंक्रिप्शन को करने के लिए हम यहाँ पर इनकोडिंग टेक्निक लगाते हैं यूआरएल को, जिसको हम बोलते हैं SSL। ओके, और यहाँ पर टूल का यूज करने के लिए बोला है बफरूट। आपको प्रायोरिटी में आपको हर जगह बफरूट देखने को मिल जाएगा, फिर इसके बाकी टूल आते हैं। HTTP प्रिंट है, वेब स्क्रैप, वास्प जेड अटैक प्रॉक्सी, तो ये सारे टूल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब जैसे अब एक वनएबिलिटी हम कल टेस्टिंग कर रहे थे, आई थिंक हमें एक वेबसाइट मिला है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ XRI का। कल मैंने कुछ मतलब कल के परसों क्लास में आपको हमने क्या देखा था, एक वनएबिलिटी दिखाया था, कौन सा, कमांड इंजेक्शन का। ठीक है, जो हम कमांड रन कर रहे थे, है ना, आपने देखा था, याद है? नहीं सर, याद तो नहीं है। जो DVWA पे हमने दिखाया था आपको। रुको मैं थोड़ा याद सा रिमाइंडिंग कराता हूँ, रुको थोड़ा सा। DVWA
याद आया कुछ अभी देख करके? ये वेबसाइट तो याद है सर, DVW है। हाँ, सिक्योरिटी में जाके हम क्या किए थे, लोग किए थे, और ये लो। कमांड इंजेक्शन याद है, यहाँ पे पिंग कर रहे थे, जो हाँ सारा हाँ 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 हाँ। चेंज यस करके यस हमारे पास डायरेक्टरी आ जा रही थी। यस 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 यस, याद याद आया। आया? याद आया? हम्म। अब हम्म। ऐसे ही हमको एक वेबसाइट मिली है रिसेंटली, यही हम्म, यही काम कर रहा है, ये हाँ। चीज हो रहा है, बट वहां पे हमने चेक नहीं किया कि वनएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, बट यही काम कर रहा है ये वेबसाइट। देखो, अच्छा। जैसे मैंने किया दिल्ली प्रोवाइडर, आप ऑल प्रोवाइडर कर दो, अब कमांड बोल रहा है कौन सा हमें रन करना है, जैसे कि हमें पिंग कमांड रन करना है, और यहाँ पे हम फाइशा डॉट इन करते हैं और यहाँ पे रन टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा हमें यहाँ इन आउटपुट देखने को मिल रहा था, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। देखो, है ना? यस यस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि मे भी यहाँ पर वो वनएबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है, मे बी। अब बस वो मेथडोलॉजी हमें लगाना है कि कैसे इसको हम वो चीज़ को कर सकते हैं। देख रहे हो, वही वही सेम चीज़ है, वही आ रहे हैं, मतलब पिंग कमांड आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रेस रूट भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दे रखा है भाई, अब ट्रेस रूट भी कर लो। चलो ट्रेस रूट भी करके देखते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए योर आईपी इन्फो, ये इंटरनल आईपी एड्रेस की तरह कुछ दिखा रहा है, ये देखो ट्रेस रूट चलाया तो सारे जगह से यहाँ पे चला के दिखा रहा है, देख रहे हो आप? अगर हम प्रोवाइडर पे एज कर देते हैं और पिंग कर देते हैं, जैसे कि इंटरनली हम देखते हैं, इंटरनल लोकल होस्ट को ही रन करेंगे। ये देखो, लोकल होस्ट से ये पता चला कि ये जो चल रहा है वो लिनक्स है। ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट से पता चल जाता है कि क्या वो चल रहा है। अब जैसे कि हम इसमें CMD, अगर आपको नहीं समझ में आया लोकल होस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि लिनक्स है कि विंडो है, CMD पिंग, देखो ये TTL वैल्यू सब आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लोकल होस्ट को किया हमने पिंग, ठीक है, लूप बैक को हमने पिंग किया तो क्या बताया, TTL वैल्यू 128। यहाँ पे हमने किया लूप बैक को तो क्या बताया, 64, मतलब लिनक्स है। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, TTL वैल्यू 64, मतलब कि इसका आर्किटेक्चर जो पीछे का है वो लिनक्स है। ठीक है, ओके। तो ये जिसपे चल रहा है ये सर्विसेज, वो एक तरह का लिनक्स है, तो हम लिनक्स के तरह हम इन्वायरमेंट को अपना जो सेट करेंगे, जो कमांड हम रन करने की कोशिश करेंगे, वो हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एंड करते हैं और एलएस करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि उसको फिक्स किया गया है, बट हाँ ट्राई करने से क्या पता कुछ चीज़ें हमें मिल जाए। ठीक है, टाइम लगेगा, हम इमिडिएट नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट एक टाइम लगेगा। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि ऐसा ही वेबसाइट हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, नेटवर्क टेस्ट करने के लिए इनका जो भी अराइका का है वो चीज़ है। ठीक है, तो देखो ये वेबसाइट ऐसे मिलती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रही हैं, बट हाँ वहाँ फाइंड आउट कैसे करना वो हमें सीखना है कि कैसे यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दिखाना। फिर आता है आपका आइडेंटिफाई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, परफॉर्म डिटेल सर्वर, सर्वर fingerprinting, analyze the HTTP header and HTML source code to identify the server side technologies, examine the URL for a file extension directories and other identification information, examine the error page message, examine the session token। तो ये सब सेशन टोकन का बात किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जानने का क्या है कि आप वही वेपलाइजर का सिंपल आप वेपलाइजर यूज करो, मतलब ऑल इन वन टूल कहो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओ, वेपलाइजर ऑन करो, आपको पता चलेगा क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, क्या स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर आपका आइडेंटिफाई सर्वर फंक्शनैलिटी क्या है, फिर आप कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, गन टूल, टेलीपोर्ट प्रो, ब्लैक विंडो। एग्जामिन द यूआरएल, कुछ इस तरह का यूआरएल से भी हम पता करते हैं कि भाई ये इसमें क्या क्या यूज किया गया है। ठीक है, जैसे अब यहाँ लास्ट में AXPX लिखा है, तो इससे पता चला कि ASPX प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है। अगर मान लीजिए PHP लिखा होता तो PHP लैंग्वेज यूज हुआ है। ठीक है, और HTTPS है तो यहाँ पर SSL लगा हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये सब करने से आएगा, देखने से आएगा कि आप कैसे एनालाइज कर रहे हो। फिर इसके बाद अटैक कहाँ होता है, जैसे इंफॉर्मेशन में आप देखो अटैक है, क्लाइंट साइड वेरिएशन वैलिडेशन, इंजेक्स अटैक, ऑथेंटिकेशन अटैक, डेटाबेस इंटरैक्शन, SQL इंजेक्शन, डेटा लीकेज, फाइल अपलोड एंड डाउनलोड, डायरेक्टरी ट्रैवल सेल। अगर ये फंक्शनैलिटी दिया है तो हम क्या करा सकते हैं, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, जैसे फाइल अपलोड एंड डाउनलोड है तो डायरेक्टरी ट्रैवल से हम करा सकते हैं। यूज़र डिस्प्ले यूज़र सप्लाइड डेटा, तो यहाँ पे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग है। डायनेमिक रिडायरेक्शन हम हेडर इंजेक्शन कर सकते हैं। लॉगिन है तो यूज़र नेम, इनुमरेशन, पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। सेशन स्टेट, सेशन हाईजैकिंग, सेशन फिक्सेशन है। फिर इसके बाद इंजेक्शन अटैक में प्रिविलेज एस्केलेशन, एक्सेस कंट्रोल, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन, डेटा थेफ्ट एंड सेशन हाईजैकिंग, एरर मैसेज, इंफॉर्मेशन लीकेज, ईमेल इंटरेक्शन, ईमेल इंजेक्शन। ईमेल इंजेक्शन भी हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन कोड, बफर ओवरफ्लो। अब ये कुछ इधर वर्नबिलिटीज के नाम दिए हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन है तो क्या कर सकते हैं, डेटाबेस अगर वहाँ है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड का ऑप्शन दिया है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में नॉन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में नॉन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन, तो ये सब अटैक दिया और इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अटैक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है, तो देखते हैं। तो क्या है इसमें, अटैकर कैन एक्सप्लॉइट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ इन अ वेब एप्लीकेशन सच एज failure to check a password strength or insecure transportation of credential to bypass authentication mechanism by username enumeration, verbose failure message, predictable usernames, cookie exploitation, cookie poisoning, sniffing replay। तो यहाँ पर क्या है कि अटैकर का बता रहा है कुछ कि अटैकर क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए यूजर एनुमरेशन, वर्बोस फेल्योर मैसेज। ठीक है, कभी कभी हमें दिख जाता है स्क्रीन पे। ठीक है, फेल्योर मैसेज में प्रिडिक्टेबल यूज़र नेम, ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि एडमिन हो गया, रूट हो गया, यूज़र हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये सब तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया, इस तरह के यूज़र हम बनाते हैं। इसके बाद कुकी एक्सप्लॉइटेशन, कुकी को पॉइजनिंग करना, कुकी को स्निफ करना, कुकी को रिप्ले करना। ये कुकी का अलग कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि कुकी के थ्रू हम कैसे अटैक करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर सेशन हाईजैकिंग, मतलब सेशन प्रिडिक्शन, सेशन ब्रूट फोर्सिंग, सेशन पॉइजनिंग, पासवर्ड अटैक और पासवर्ड फंक्शनैलिटी एक्सपर्ट, पासवर्ड गेसिंग, ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये सारे सब टेक्निक्स हैं, मतलब टेक्निक आप ये मेथड है कि आप इसके थ्रू ये चीज़ परफॉर्म को आपको करना है। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ कुछ वनरेबिलिटी बहुत हाई लेवल के होते हैं, जल्दी एक्सप्लॉइट नहीं हो पाता है, बट ये होता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर पासवर्ड फंक्शनैलिटी एक्सप्लॉइट की पासवर्ड चेंजिंग, डिटरमाइन द पासवर्ड चेंज फंक्शनैलिटी विद इन द एप्लीकेशन बाय स्प्रेडिंग द एप्लीकेशन और क्रिएटिंग अ लॉगिन अकाउंट, ट्राई टू लॉन्ग रैंडम स्ट्रिंग फॉर ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड and confirm the new password, will analyze the error to identify the vulnerability in the password change functionality। यहाँ पर तो बताए, सिंपली बता दे कि भाई पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पासवर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करना है
मान लीजिए कि आप थोड़ा सा सिनेरियो समझो कि एक वेब पेज है जैसे फेसबुक है, ठीक, और आपको पासवर्ड पता है। आप पासवर्ड को आपने 2-3 जगह लॉगिन कर रखा है, ठीक। 2-3 जगह मतलब 2-3 ब्राउजर की बात कर रहे हैं, 2-3 ब्राउजर या 2-3 सिस्टम पे। अब हर जगह लॉगिन है, अब कभी वहां से लॉगिन किया, आप भूल गए कि भाई पासवर्ड तो हमने लॉग आउट किया ही नहीं, ठीक है, क्या पता मेरा कोई और एक्सेस कर ले। तो आपने क्या किया, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी नहीं कहोगे आप उसको, आराम से आपने पासवर्ड को रीसेट किया। आपने ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला, फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड आपने इंटर किया और सक्सेसफुली चेंज। अब आपको ये लगेगा कि अब पासवर्ड तो हम चेंज कर दिए हैं, तो जितने ब्राउजर में लॉगिन था वो तो लॉग आउट हो गया होगा, आपका ये मानना है, ठीक है। तो बट वनएबिलिटी क्या एग्जिस्ट की इसमें कि आपने जो पासवर्ड चेंज किया वो अदर ब्राउजर से लॉग आउट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये एक वनएबिलिटी एग्जिस्ट करती है पासवर्ड फंक्शनैलिटी में, ओके। एक ये पासवर्ड फंक्शनैलिटी का हो गया। दूसरा क्या होगा, अब आप देखे होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट बहुत वीक पासवर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा कि बोलता है कि भाई आप एक कैपिटल लेटर रखो, एक स्मॉल लेटर रखो, और एक आप नंबर रखो, एक स्पेशल कैरेक्टर रखो, उसको वहाँ आप 8 डिजिट का बना लो पासवर्ड, ठीक है, बना लेते हो। बट कुछ ऐसी वेबसाइट होती है ये चीज़ नहीं देखती कि आपको क्या अपर रखना है, क्या डाउन रखना है, मतलब अपर लोअर स्पेशल नंबर, है ना, ये नहीं बोलता है, बट आप बना देते हो। अगर देखा जाए तो बहुत लोग देखते हैं कि भाई कितना मिनिमम पासवर्ड ये बना सकता है, मतलब वन कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का, 6 डिजिट का, या 8 डिजिट का, 10 डिजिट का। बट मिनिमम देखोगे तो 3 डिजिट का भी बन जाता है। अगर 3 डिजिट का बन गया तो वो पासवर्ड फंक्शनैलिटी वहां पर एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है, बोटफोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे काफी चीजें फंक्शनैलिटी है पासवर्ड फंक्शनैलिटी में, हम लोग वनएबिलिटी बहुत फाइंड आउट करते हैं। फिर पासवर्ड रिकवरी, रिमेम्बर मी, तो सब सब यहाँ पे दे रखा है, तो सब अलग अलग टेक्निक हैं, अलग अलग तरह से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब टर्म्स देख लो अभी कि क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कुकी एक्सप्लॉइटेशन, कुकी पॉइजनिंग। कुकी से क्या पता है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि चलो ठीक है, आपने ब्राउज़र में हमने ऐसा, या आपके सिस्टम में ऐसा हमने कर दिया कि आपके कुकी मेरे पास आने लगे ब्राउज़र के, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, कुकी से हम विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड के लॉगिन भी कर जाते हैं, ठीक है। ये ब्राउज़र की कमी होती है कि कुकी से भी लॉगिन करा देता है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ये हो जाता है कि भाई वहाँ पर कुकी अगर हम लेते हैं किसी का, तो उससे जल्दी लॉगिन नहीं होना चाहिए, कुछ उसका ब्राउज़र का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ब्राउज़र का क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि कैसे मानो कि आप ही हो, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे जीमेल हम लॉगिन करके रखते हैं, ठीक है, अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्या उसका कुकी उठाकर अगर हम आपको देंगे क्या लॉगिन हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको बता रखा है कि आपको इसी ब्राउज़र में रहना है, ओके। तो ये चीज़ है। फिर आपका आता है अटैक ऑथराइजेशन स्कीम्स, ठीक है। तो अटैकर मैनिपुलेट द एचटीटीपी रिक्वेस्ट subvert the application authorization scheme by modify the input field the related to user ID, username, access group, post, file names, file identifiers, etc. Attacker first access web application using low privilege account, then escalate to privilege to access protect resources. Attacker uses sources such as following to perform authorization attack: parameter dumping, post data, uniform resources identifier, HTTP header, cookie hidden text। बेसिकली ये क्या बता रहा है ऑथराइजेशन अटैक्स में, लो प्रिविलेज क्या है, और उसके बाद एस्केलेट टू प्रिविलेज टू एक्सेस प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। यहाँ बेसिकली क्या बता रहा है इसमें कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं कि कुछ क्या कहते हैं, यूजर्स परमिशंस कह सकते हो आप उसको, ठीक है।
कि कितना प्रिविलेज, मतलब कितना उसको अथॉरिटी देना है। ठीक, कुछ ऐसे होता है कि कुछ वहाँ पे मैनेजर बना दिया, कुछ को सब मैनेजर बना दिया, कुछ को सुपर प्रिविलेज सुपर एडमिन बना दिया, तो इस टाइप के यूजर्स बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल जब कोई सर्विस यूज करते हैं फिर भी ऐसे हैं कुछ वेबसाइट, मतलब काफी जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप हम एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझो, उसमें एक प्रोडक्ट हमने बनाया। ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए कि हम टेस्टिंग का हम पूरा देखेंगे। एक यूजर नेम बना के दे दिया जो कि हाई प्रिविलेज का दे दिया। एक को हमने दे दिया केवल कंटेंट रीड कर सकेगा, कोई केवल राइट कर सकेगा। ठीक है, ये दे दिया। और एक को परमिशन दे दिया, केवल रीड की परमिशन है। ठीक, तो अब जिसको हम रीड की परमिशन दिए हैं तो वो तो थोड़ा सा सैड होगा कि भाई हमको रीड की परमिशन ही क्यों मिली है। तो मान लीजिए कि जो थर्ड वाला पर्सन है वो समझ जाओ कि एक तरह का हैकर है। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि अपना यूजर आईडी यूज करके वो प्रिविलेज करेगा कि हम सुपर एडमिन बन जाए, कि हमको सब एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर ये ऑथराइजेशन हो जाता है, वहाँ पर टैम्परिंग हो जाता, मतलब पैरामीटर टैम्परिंग हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी हमने किया था। ये भी ये देखने को मिल जाएगा आपको बहुत सारे वेबसाइट पे कि लो प्रिविलेज से हाई प्रिविलेज में जंप कर जाना यूज़र को लेकर के। ठीक है, जो परमिशन आपको नहीं थी वो अपने आप खुद से आप उसको प्रिविलेज बना दो। ठीक है, तो सारे सब टेक्निक्स होते हैं, वो उसको एनालाइज करना पड़ता है कि कैसे हम उसको कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो HTTP हेडर्स की बात की तो इफ एप्लीकेशन यूजेस द रेफरर हेडर फॉर मेकिंग एक्सेस कंट्रोल डिसीजन, अटैकर कैन मॉडिफाई द एक्सेस प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। जैसे कि एक URL आया हुआ है जगी बॉय, और इसके बाद आपका पोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन है, डाउनलोड आइटम है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है HTTP 1.1। होस्ट हेडर, फिर रेफरर, रेफर कहाँ से, एडमिन फॉल्स। तो आइटम ID 201 is not accessible for as admin parameter is set false, attacker can change the true or access protected item। ठीक है, तो मे भी जैसे कि अब ये पैरामीटर दे रखा है, मान लो ऐसे कभी देखने को मिल गया और रेफरर में बोल दिया भैया फॉल्स, आप इस फाइल को एक्सेस 2 को नहीं कर पाओगे। बट अटैकर क्या करेगा, इसको मैनिपुलेट कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, और भी कुछ चेंजेस होगा, जैसे कि फेल्ड को सक्सेस कर देगा। ठीक है, अगर हम करते हैं तो ब्राउज़र में भी उसको एक्सेप्ट कर ले, तो लो प्रिविलेज को हाई प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। फिर आता है कुकी पैरामीटर, पैरामीटर टेम्परिंग। इट इज इन द फर्स्ट स्टेप अटैकर कलेक्ट सम कुकी सेट बाय द वेब एप्लीकेशन एंड analyze them to determine the cookie generation mechanism. To attacker then trap the cookie set by the web application and tamper with the parameter using tools such as WAF, JetTrack, Proxy and Reply to the application। अभी मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, कुकी नहीं होगा बट वहाँ पर टोकन हमने आपको दिखाऊंगा कैसे हम एनालाइज किए हम उसको, कुकी पैरामीटर्स को और रिक्वेस्ट को। ठीक है, और इसके बाद हमने कैसे उसको मैनिपुलेट किया, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मेरे पास एक ऐसा हमने बग फाउंड किया था जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि यह सही में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, तो पैरामीटर कुकी के साथ भी है कि कुकी में कुछ चेंजेस कर दिए हैं या कुछ कुकी को एनालाइज किए कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लॉगिन करने में क्या पैटर्न है, लॉगआउट करने में क्या पैटर्न है, किसी अदर यूज़र का क्या पैटर्न है। तो सारा पैटर्न्स को देख करके फोर्थ पर्सन को ट्राई करते हैं हम यहाँ पर परफॉर्म करने का अटैक। ठीक है, फिर यहाँ पर अटैक सेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म है वो देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ है जैसे कि सेशन मैनेजमेंट अटैकर ब्रेक एप्लीकेशन सेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन कंट्रोल एंड इम्पर्सनेट प्रिविलेज एप्लीकेशन यूजर। जैसे कि सेशन टोकन जनरेशन, प्रिडिक्शन, टैम्परिंग, मैन इन मिडिल अटैक, सेशन हाईजैकिंग और रिप्ले। तो ये सब अटैक है। अब सेशन के अटैक है, मतलब वहाँ पे प्रिडिक्ट करना, टैम्परिंग करना, कुछ चेंजेस करना खुद से मैनुअली,
सब ये सब कहाँ चेंजेस देखने को मिलेगा, सब कुछ बॉक्सूट और वास्प जैप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर आपका सेशन टोकन जनरेशन मैकेनिज्म क्या है, वीक इंकोडिंग एग्जांपल जैसे इस टाइप का। तो क्या आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं कहाँ पर, वेब साइफर साइफर साइबर सेफ में। ठीक है। क्या इन डिकोडिंग होगी इसके? ये देखो, हो गया। तो क्या ये वीक हुआ कि नहीं? हमने इजिली डिकोड कर दिया, मतलब यूआरएल डिकोड ही किया है इजिली हमने। ठीक है। तो ये चीज़ है इस तरह। ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, कुकी देखने को मिल सकता है, रीसेट पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे देखो किया भी है, तो इसमें बताया है कि क्या है, डाटा कैन प्रिडिक्ट अनदर सेशन टोकन बाय जस्ट चेंजिंग द डेट यूज इट अनदर ट्रांजेक्शन विद इन द सर्वर। तो यहाँ पे डेट चेंज करने से मैं भी कुछ कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर सेशन टोकन प्रिडिक्शन है, वही सारा बेस 64 हेक्स इनकोडिंग है। तो ये सब टेक्निक्स हैं जब तक अटैकर क्या ग्रैब कर सकता है। परफॉर्मिंग वेरियस अटैक है, तो यहाँ पर इंजेक्शन अटैक, इनपुट वैलिडेशन अटैक है। जैसे हमने ओएस कमांड इंजेक्शन आपको हमने बताया कि कैसे है, कि वही जो हमने डीवीडब्ल्यूए पे बताया था, ओएस कमांड इंजेक्शन ही था वो। ठीक है। फिर इसके बाद इंजेक्शन अटैक supply crafted malicious input that is syntactically correct according to the interpreted language being used in order to break application normal intent functionality. Web script injection, if user input is used to into dynamically executed code, intercrafted input that break the intent data construct and execute command on the server. तो बेसिकली ये सिंपल बता रहा है कि इंजेक्शन हमें कहाँ करना है और इनपुट वैलिडेशन अटैक क्या करना है। इनपुट वैलिडेशन अटैक मतलब कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है सर्वर पर। जैसे उस दिन हमने फाइल अपलोड किया था भाई, कि हम वहाँ पे बोला हुआ है कि हमको पीडीएफ अपलोड करना। अब ज़बरदस्ती का आप जेपीजी अपलोड कर रहे हो और वो हमने कुछ ऐसा टेक्निक लगाया, वो अपलोड भी हो गया। तो यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन ही हो गया कि वहाँ पे वैलिडेट नहीं कर रहा कि आप कौन सी फाइल अपलोड कर रहे हो। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहा है। फिर इसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एलडैप इंजेक्शन, एक्सपाथ, बफर ओवरफ्लो, कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है। तो कुछ डॉट 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 स्लैश के टर्म में ये होता है। तो ये वाली चीज़ें हमने बीबीसी न्यूज़ में फाइंड आउट किया था। ठीक है। ये डायरेक्टरी हमें वहाँ पे पूरी दिख गई थी, बीबीसी न्यूज़ प्लस में नोकिया भी था वेब में ही। फिर इसके बाद आते हैं आपका अटैक डेटा कनेक्टिविटी है। आई थिंक डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग आर यूज टू कनेक्ट एप्लीकेशन टू द डेटा बेस इंजन। एग्जाम्पल, अ कॉमन कनेक्शन स्ट्रिंग यूज टू कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। द डेटा सोर्स सर्वर पोर्ट नेटवर्क लाइब्रेरी कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इनिशिएट कैटलॉग डेटाबेस, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। डेटाबेस कनेक्टिविटी अटैक एक्सप्लॉइट द वे एप्लीकेशन connect to the database instead of abusing database query। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग इंजेक्शन या कनेक्शन पूल डॉस, तो ये सब अटैक के नाम है आपके। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग इंजेक्शन है और बिफोर इंजेक्शन। ठीक है। तो ये था आई थिंक आपका वेब एप्लीकेशन। लास्ट में आपको एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे अभी, आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास। ठीक है। ये एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। ठीक है। ये एक तरह का ट्रेडिंग वेबसाइट है। मैंने क्या किया, cemex.com है ये। आवाज़ आ रही है हमारी? यस सर, क्लियर। हाँ हाँ। तो आप देख रहे हैं वेबसाइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमने किया क्या। ठीक है। पहली बात तो हमने देखा, पहले पीओसी बनाने से पहले, मतलब हमने वीडियो बनाने से पहले बहुत
ज़्यादा रिक्वेस्ट को चेक किया, पैटर्न को चेक किया, ठीक है। इसके बाद इंकोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारा, और इसके टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझा कि ये एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या करता है ये। हमने यहाँ पर नितेश, हमने क्रिएट एन अकाउंट किया। अब आप समझो, अब फेमस.com, जैसे कि आपके पास फायरशार्क की तो ईमेल आईडी होगी नहीं, जैसे service@firestark.in, नहीं होगी ना, है ही नहीं। क्या आप उसको बना करके अकाउंट कहीं बना सकते हैं? अकाउंट नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर जगह वेरिफिकेशन जाता है कि नहीं? Yes, yes. जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने इन्हीं का डोमेन यूज करके हमने अकाउंट क्रिएट किया। अब आप देखो खुद, ठीक है, nitesh@famous.com, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ब्लरिंग का हो गया, कोई नहीं। अब देखो, जैसे यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी आपने देखा, क्या बोल रहा है कि भाई मोर देन 8 कैरेक्टर होना चाहिए, इंक्लूड लोअर केस, इंक्लूड अपर केस, कंटेंट नंबर। तो इनका पासवर्ड पॉलिसी भी ठीक है, चलो ठीक है, ये ओके हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, nitesh@famous.com, ठीक है। ये तो मेरे पास डोमेन है, मतलब ऐसी ईमेल आईडी तो है ही नहीं मेरे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर मैं क्यों डाला? तो उनको मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये देखो। अब देखो मैंने कैप्चर किया रिक्वेस्ट, तो क्या क्या आया, नेम, ईमेल आईडी, रेफर कोड, और यहाँ पर हेडर देखो कि ओरिजिनल लेंथ क्या है, कंटेंट का लेंथ, मतलब इस बॉडी में कितनी कंटेंट है, होस्ट कौन सा, यूज़र एजेंट मोजिला हमने यूज़ किया, विंडो एंटी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, विंडो 64 बिट है, और ये सारा चीज़ें बताएं। इनकोडिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अब ईएन का है। एक्सेप्ट इनकोडिंग जिप डेलफैट है। रेफरर, हम कहाँ से रेफरर हुए हैं, तो आप देख सकते हो रेफरर की आईडी बता रही है। कनेक्ट कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, और कंटेंट लेंथ और ओरिजिन है। कुकी, कुकी यहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आपका बॉडी में है जो पोस्ट डेटा में सेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो सारे इंफॉर्मेशन, इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फिर ठीक है। फेमस ह्यूमन बिहेवियर एरर चेक, ठीक है। एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से ट्राई किया, फिर क्रिएट किया, फिर ट्राई किया, ठीक है। तो ये अगर इसको हम प्रोसीड करते, तो इसके इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा जाएगा कि नहीं, या वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, दो चीज़ Yes. जाएगा, है कि नहीं? हम्म। तो अब मेरे पास तो ईमेल आईडी भी नहीं, तो अब होगा क्या? चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। प्रोसीड किया हमने, रिक्वेस्ट को देखो, सारे कैप्चर हम कर रहे हैं, हमारे पास जो काम का होगा हम उसी को देखेंगे। अभी भी मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर क्रिएट किया, फिर प्रोसीड किया। अब देखो, अब ओटीपी कहाँ सेंड हो गया, मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे ईमेल आईडी पे नहीं, ये nitesh@famous.com पे जाके सेंड हुआ होगा ओटीपी 6 डिजिट का। हम इसमें बूस्ट फोर्स भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसमें भी रिस्ट्रिक्शन था कि आप 5 ओटीपी के बाद आप इसमें बूस्ट फोर्स अटैक नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये भी फेल हो गया। बट हमने क्या किया, देखो रैंडम ओटीपी डाला हमने 123236, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, यहाँ पे एक टोकन लीक हो गया। देखो टोकन नाम से लीक हुआ यहाँ पर कि टोकन है ये, ठीक है। चलो मैंने इसको सेव किया, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, कॉपी, देन इसको मैंने एक एडिटर में जा करके इसको सेव कर लिया, ओके। सिंपली मैंने यहाँ पर रख लिया इसको। फिर मैंने क्या किया, ये मेरे पास तो एक टोकन आया है, ठीक, इसको मैं करता हूँ प्रोसीड, मतलब फॉरवर्ड किया, फिर फॉरवर्ड किया। यहाँ से फिर एक हमें लीक मिला, क्या, जो हमने ईमेल आईडी डाली थी प्लस इसके बाद कोड जो रैंडम डाला वो, फिर इसके बाद कुछ कोड भी आया इसके साथ, तो मैंने इस कोड को भी कॉपी कर लिया, ओके। 2 कोड हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इनका पैटर्न हमने पहले एनालाइज किया कि इनका जो टोकन जब हम सेंड किए, मतलब वेरिफिकेशन वाला, तो उनका कुछ पैटर्न ऐसा था, ठीक है। मतलब यूआरएल क्या था और क्या बीच में कुछ लगा हुआ है, वो मैंने एनालाइज किया, ठीक है।
तो देखो अभी मैंने क्या किया, अब आगे देखो, मैंने एक यूआरएल, जो मेन यूआरएल था उसको उठाया और टोकन को मैंने किया पेस्ट। ठीक है, मैकेनिज्म हमने समझा उस जो रीसेट का था, मतलब जो वेरिफिकेशन का था। फिर इसके बाद एक बीच में स्ट्रिंग लगाया था, रिक्वेस्ट str, उसको मैंने बीच में इनपुट किया एंड लगा करके। ठीक है, एंड लगाया, देन रिक्वेस्ट str, देन इक्वल टू, फिर जो लंबा वाला कोड हमने मिला था वो हमने पेस्ट किया। ये मेरा प्रॉपर एक यूआरएल तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको भेज देता हूँ ब्राउज़र में। सिंपल ब्राउज़र में भेज देते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ किए, और यहाँ पे आप देखोगे इनकरेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन कोड बताया, बताया कि नहीं? आपने देखा? यस यस बताया था अभी। यस। मेरे पास जो कोड डाला था वो गलत हो गया, देखो, इनकरेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन कोड। ठीक, बट अब देखो मैंने लिंक के थ्रू हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, जो हमने लिंक बनाया था यहाँ पे ट्रिक हमने कर दिया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड। देखे तो ये से हमने पैटर्न को समझा और देखा कि भाई पीछे क्या चल रहा है, मतलब किस तरह के रिक्वेस्ट को सेंड करा। आप देखो nitesh@famous.com का यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, ये देखो। नहीं होना चाहिए था ये चीज़, बट हुआ। तो इस तरह के वनएबिलिटीज को देखो एग्जिस्ट करता है। ये इनपुट वैलिडेशन भी हुआ यहाँ पर टोकन लीक हो गया यहाँ पर आपका। इसके बाद आप देखो वेरीफाई नहीं किया हमको प्रॉपर कि हम ही ऑथेंटिक है कि नहीं। कोई भी ईमेल आईडी हम बना सकते हैं, मतलब किसी के भी डोमेन का हम बना लें। आप ये भी देखो, इनके सर्वर पे हम ढेर सारे ईमेल आईडी बना के अकाउंट भर दें, ये इस तरह की चीज़ें, समझे? तो ये चीज़, इस तरह के वनएबिलिटीज देखो मिलने का, तो यहाँ पे देखो कितने सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे टोकन लिंक भी हो गया आपका, बाईपास भी हो गया, प्लस के बाद ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया कि कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है ना? ये तो सर कितने दिन में आपने सर्च किया था ये? क्या चीज़? कितने टाइम में आपने ये किया था, फाइंड किया था ये? ये एटलीस्ट हमें लगे थे, आई थिंक 1 वीक लगे थे इसको। अच्छा। हाँ जी, टाइम लगते हैं क्योंकि हमने वीडियो बनाने से पहले, जो हमने वीडियो बनाया था जो आपने देखा, उसको बनाने से पहले हम कम से कम काफ़ी बार ट्राई किए थे, हर चीज़ को ट्राई किया हमने। मतलब रिक्वेस्ट को देखा, एनालाइज किया कि क्या पैटर्न बन रहा है रिक्वेस्ट, फिर नॉर्मल एक अकाउंट बना के रिक्वेस्ट को मंगाया अपने पास कि कैसा उसका पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो देखो वो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखने को मिलेगा बहुत रेयर केस में, आपको लगना पड़ेगा तब जाके वो चीज़ दिखेगा कि हाँ सही में एग्जिस्ट कर रहा है। अब फेमस ऐसे ही जैसी कंपनी, आप सोचो बड़ी कंपनी है फेमस, छोटी कंपनी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो क्रिप्टो की कंपनी है जो बाई और सेल करने की काम कर रहा है, तो वो आसान नहीं होगा। ठीक है, अब वो भी Web3 पे था, ये माइनिंग वगैरह जो भी करते हैं क्रिप्टो का, तो यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह है, तो ये वैसी वेबसाइट थी। तो सोचो ऐसे बड़े वेबसाइट पे जब मिल सकता है तो सारे वेबसाइट पे मिल सकता है। तो आपने सर ये कंपनी को बताया नहीं बताया कैसे था, हुआ? अच्छा बताया था इन्होंने $100 का वो ट्रेडिंग दे दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ जी, ट्रेडिंग करने के लिए दे दिया था $100, तो आप ट्रेड करो। ठीक है, तो वो चीज़ देते हैं, पर्क्स देते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सीख लर्निंग से मतलब है, हमें कुछ मिला ना मिला डजेंट मैटर, हम लर्निंग कितना कर रहे हैं। ठीक है, वो तो बात की चीज़ें, वो तो बाद में आना ही आना है, जो भी रिवॉर्ड वगैरह देना रहे वो तो आएगा ही आएगा, बट हमें मेन चीज़ देखना है कि इम्पैक्ट कितना हम बना पा रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, हमें जो हमने सीखा है वो इम्प्लीमेंट हम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने देखो आपको दिखाया हूँ, रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि सही में ये एक्चुअल में होता है। टाइम टेकिंग है, ये मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, टाइम टेकिंग होता है इसमें, काफ़ी टाइम टेकिंग। ये एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन बैठोगे तो आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है,
ओके, तो समझ में आया। यस यस। हाँ, तो ये था आपका। और इसके बाद आपके अब बचते हैं आपके सेशन हाईजैकिंग और स्नीफिंग। तो मैं इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर दूंगा दोनों टॉपिक, वो भी छोटे छोटे, ज़्यादा है नहीं वो भी। ओके। ओके। तो मेन चीज़ था ये सारी चीज़ें को बताना। आई थिंक आप समझ गए होगे, आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में ये कहाँ तक रीच करने वाला यस क्लियर। है ना। तो समझ में आया आज का। यस यस बिल्कुल सर। ओके, और कोई डाउट। नहीं सर, अभी तक तो नहीं।